बच्चों यस सर, विजय सर दिस साइड एकत्वम अकेडमी सर, आप देख रहे हैं चार्ट रिविजन्स फॉर सीए एंड सीएमए फाइनल्स। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक है बेटा डिडक्शंस। डिडक्शंस अगर आप देखेंगे, अगर रीसेंट टाइम्स में देखेंगे तो जो चेंजेस आए हैं वो 115 BAC के अगेंस्ट में है। आई मीन टू से मैक्सिमम डिडक्शंस आर नॉट अवेलेबल फ्रॉम द डिफॉल्ट स्कीम, दैट इज 115 BAC। यस, तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना बहुत जरूरी है कौन से डिडक्शन 115 BAC से अलाउड है और कौन से डिडक्शन 115 BAC से अलाउड नहीं है। मोटे मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो डिडक्शंस में एक ही जगह अमेंडमेंट है, दैट इज 80CCH। अदरवाइज तो मोटे मोटे तौर पे डिडक्शन सब सेम है। आइए एक क्विक रिविजन कर लेते हैं डिडक्शंस का, ताकि आपको फटाफट रिवाइज हो जाए। यस, तो चार्ट पे आ जाइए डिडक्शंस। सबसे पहला पॉइंट, डिडक्शंस जो मिलेंगे राइट काय से मिलेंगे बेटा, ग्रॉस टोटल इनकम। तो सबसे पहले सेक्शन 80 भी आपको एक्सप्लेन करता है ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है। चलो फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम मींस इनकम ऑफ ऑल 5 हेड प्लस क्लबिंग माइनस सेट ऑफ, ये बन जाएगा आपका ग्रॉस टोटल इनकम। जो याद रखने लायक बात है, द ओवरऑल डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड ग्रॉस टोटल इनकम। तो कोई भी केस में आपका जो डिडक्शन है वो टोटल इनकम के ऊपर नहीं जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट अगेन इंपॉर्टेंट, डिडक्शन कुछ इनकम से बिल्कुल नहीं मिलता, मतलब कैपिटल गेन इनकम से देयर इज नो डिडक्शन। स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 35AD there is no deduction. Casual income, online winning, there is no deduction. Non-resident presumptive income जो आती है 115A और 215AD, इसके अंदर में भी आपको कोई क्या नहीं मिलता, डिडक्शन नहीं मिलता। जो चैप्टर 12A के अंदर में एनआर टैक्सेशन की इनकम है, इसमें से भी आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलता। तो डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम कैपिटल गेन, स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम, कैजुअल इनकम, नॉन रेसिडेंट प्रिजम्पटिव इनकम्स एंड एनआर की इनकम जो चैप्टर 12A के अंदर में कंप्यूट की गई हो। यस, ओके बताइए एक और पॉइंट, सबसेक्शन 3 क्या बोलता है। अगर डिडक्शन किसी पर्टिकुलर चीज का एओपी बीओआई को मिल चुका है तो फिर उसके मेंबर्स को अलग से डिडक्शन नहीं मिलने वाला, राइट। सबसेक्शन 4 क्या बात करता है, जरा ध्यान दीजिए। वेयर द डिडक्शन इज कवर्ड अंडर 80IA to RRB, राइट, जो एलिजिबल बिजनेसेस है आपके पार्ट सी के अंदर में, यस और नो। डिडक्शन तभी मिलेगा जब आपने रिटर्न टाइम पे भरा होगा, तो डिडक्शन तभी मिलेगा जब आपने रिटर्न क्या भरा होगा, टाइम पे भरा होगा, तो बराबर है। तो डिडक्शन नहीं मिलने वाला अगर आपने उनके रिटर्न क्या नहीं भरे बेटा, टाइम पे नहीं भरे तो, बराबर। 115 BAC, BAD, BAA, BAB से सिर्फ फॉलोइंग डिडक्शंस ही मिलेंगे। मतलब एक बात याद रख लेना, एक बात मैंने यहाँ पे बहुत शॉर्ट में करके दे दी कि अगर आप डिफॉल्ट टैक्स स्कीम लेते हैं तो आपको सिर्फ इतने ही डिडक्शन मिलेंगे, दैट इज 80CCD2, 80LA, 80JJAA, 80GGB, 80CCH और 80MB इस सीरीज में लागू है, बराबर है। अदरवाइज अदर डिडक्शंस मिलने वाले नहीं है। शुरुआत करते हैं डिडक्शंस की। सबसे पहला डिडक्शन है 80TTA। 80TTA याद रखने का तरीका, 13 ट्रांजैक्शन अकाउंट। अगर इंडिविजुअल या HUF है, इनके पास आ रहा है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट अदर देन सीनियर सिटीजन, तो आपको एक्चुअल इंटरेस्ट और 10,000 विच एवर इज लोअर का क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। सो इंडिविजुअल या HUF है, ध्यान से सुनना, इंडिविजुअल या HUF है, राइट, इंटरेस्ट आ रहा है किसके ऊपर, सेविंग अकाउंट्स के ऊपर, तो आपको डिडक्शन का इंटरेस्ट मिलेगा एक्चुअल इंटरेस्ट और 10,000 विच एवर इज लोअर का, राइट। इसी से रिलेटेड इसी का एक भाई भाई सेक्शन है 80TTB। यस, 80TTB इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन्स के लिए है। सीनियर सिटीजन्स को अगर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स मिल रहा है, अब यहाँ पे जब वर्ड डिपॉजिट्स यूज हो रहा है, इसका मतलब सेविंग से मिले या फिर FD से मिले, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट दोनों कवर है, बराबर है। अगर कोई सीनियर सिटीजन है उसको इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट मिल रहा है, एक्चुअल और 50,000 विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा, बराबर है। सो इंडिविजुअल बीइंग रेसिडेंट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स कवर हो रहा है, एक्चुअल और 50,000 विच एवर इज लोअर का आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट सेक्शन आता है 80GGB। याद रखने का तरीका, गो बिजनेस। अगर बिजनेस कोई पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे रहा है या इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन दे रहा है, इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। मतलब कौन, इंडियन कंपनी पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन दे रही है, 100% अलाउड एज डिडक्शन, बट कैश में पे करने का नहीं। चलिए अब इसको किस तरीके से पूछा जा सकता है वो बता देता हूं। पीजीबीपी में पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन आपको दिया जाएगा, आपको क्या करना है, पीजीबीपी में पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन को ऐड बैक करना है और नीचे 80GGB में आकर के आपको क्या लेना है, डिडक्शन लेना है। नेक्स्ट सेक्शन आता है 80GGC। अगर इंडियन कंपनी को छोड़ करके एनी एसएससी पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन दे रही है, 100% अलाउड एज डिडक्शन, बट कैश में पे करने का नहीं, राइट। सो एनी एसएससी एक्सेप्ट लोकल अथॉरिटी AJP होली फंडेड बाय गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल ट्रस्ट को दे रही है, 100% अलाउड एज डिडक्शन, बट इट शुड नॉट बी पेड इन कैश, बराबर है।
नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं. नेक्स्ट सेक्शन इज ATU. ATU, if the assessee is individual, he is resident and is handicapped as certified by medical authority. अगर assessee individual है, resident है और handicap है, राइट, तो ऐसे केस में उसको एक डिडक्शन मिलेगा 75,000 जनरल डिडक्शन. अगर डिसेबिलिटी सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 तक का डिडक्शन मिलेगा. बराबर है. सीवियर डिसेबिलिटी मतलब क्या होता है? डिसेबिलिटी ऑफ 80% और अबाव को हम कहते हैं सीवियर डिसेबिलिटी. सो इफ द असेसी इज इंडिविजुअल, ही इज रेसिडेंट, सर्टिफाइड बाय मेडिकल अथॉरिटी, जनरल 75,000, सीवियर डिसेबिलिटी 1,25,000 का आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा. नेक्स्ट सेक्शन बिल्कुल इसी से कनेक्टेड है. 80DD, डिसेबल डिपेंडेंट. अगर असेसी के बदले उनका कोई रिलेटिव डिसेबल है, अगर असेसी के बदले उनका कोई रिलेटिव डिसेबल है, उस रिलेटिव के लिए आप मेडिकल एक्सपेंसेस करते हैं या उनके नाम से अप्रूव्ड स्कीम के अंदर में डिपॉजिट करते हैं. कम ऑन, वंस अगेन, आपका कोई रिलेटिव डिसेबल है, आप उनके लिए क्या करते हैं? मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं या उनके बिहाफ पे मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चा करते हैं. अगेन 75,000 का डिडक्शन मिलेगा. सीवियर डिसेबिलिटी होगी तो 1,25,000 का डिडक्शन मिलेगा. अब यहां पे इंस्टीट्यूट कई बार कैच देता है, मैं आपको बताता हूं कैसे. वो कई बार कैच देता है, मैं आपको बताता हूं कैसे. पूछो कैसे? जैसे कि सर मान लो क्या किया, असेसी है और असेसी कौन है बेटा? लेट्स से इंडिविजुअल. ये अपने रिलेटिव के लिए क्या करता है? 20,000 का मेडिकल एक्सपेंडिचर करता है, हु इज डिसेबल. डिडक्शन कितना मिलेगा? पूरा 75,000 का. अब इंस्टीट्यूट हर बार ऐसा करता है कि खर्चा कम बताता है पर डिडक्शन पूरे 75,000 का मिलेगा, ये याद रखना. सो इफ द असेसी इज इंडिविजुअल HUF, वो क्या करता है? मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चा करता है या डिपॉजिट कर रहा है अप्रूव्ड स्कीम के अंदर में, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा. कितना डिडक्शन मिलेगा? 75,000 या 1,25,000 का इन केस ऑफ सीवियर डिसेबिलिटी. यस और नो? The deduction shall be allowed only if following conditions are satisfied. पहला, it provide for annuity or lump sum payment in the event of death or attaining 60 year. ये पॉलिसी वो होनी चाहिए जो डेथ के ऊपर कोई अमाउंट दे या आपके 60 years अटेन करने पे कोई अमाउंट दे. The assessee nominate, असेसी को नॉमिनेट करना होगा किसी डिपेंडेंट को, being person with disability or any person or a trust to receive payment on his behalf. बराबर है. इन शॉर्ट नॉमिनेशन जरूरी हो जाएगा. आपको क्या करना पड़ेगा? नॉमिनेट करना पड़ेगा. एक बार यहां तक के वापस से सारे सेक्शन पढ़ लो. बराबर है मालिक. आइए नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर चलते हैं. 80D. 80D मेडिकल इंश्योरेंस अगर आप लेते हैं. 80D में क्या क्या कवर होता है प्लीज ध्यान से सुनिए. पहला, अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस पे कर रहे हैं. दूसरा, आप सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंदर में पेमेंट कर रहे हैं. तीसरा, आप एनी अदर अप्रूव्ड हेल्थ स्कीम के अंदर में पेमेंट कर रहे हैं. चौथा, आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए कोई पेमेंट कर रहे हैं या आप सुपर सीनियर सिटीजन के लिए मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हैं, तो आपको डिडक्शन मिलेगा. इस सेक्शन में डिडक्शन किस किस के लिए मिलेगा? इंडिविजुअल, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए एक्चुअल और 25,000 विच एवर इज लोअर. अगर पेरेंट्स है उनका सेपरेट एक्चुअल और 25,000 विच एवर इज लोअर. इफ एनी पर्सन इज सीनियर सिटीजन, एक्चुअल और 50,000 विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा. याद रखिएगा, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैन बी पेड इन कैश और एनी मोड अदर देन कैश, और बाकी सब पेमेंट दैट्स ए आपका मेडिकल इंश्योरेंस, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, अप्रूव्ड हेल्थ स्कीम, ये पूरे के पूरे जो पेमेंट है ये एनी मोड होने चाहिए अदर देन कैश. सिर्फ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है जो कैश में भी चलेगा. यस. फर्दर एक्चुअल खुद किसके लिए? वापस से इंडिविजुअल, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए एक्चुअल और 25 विच एवर इज लोअर. सीनियर सिटीजन के लिए एक्चुअल और 25,000 विच एवर इज लोअर. इफ एनी पर्सन इज सीनियर सिटीजन, बराबर है. आई गेस पेरेंट्स के लिए एक्चुअल और 25,000 विच एवर इज लोअर. अगर कोई भी व्यक्ति सीनियर सिटीजन हो जाता है तो उसके लिए लिमिट 25,000 की जगह कितनी हो जाएगी बेटा? 50,000. एक्सपेंसेस ऑन सुपर सीनियर सिटीजन भी कहां तक के अलाउड है? 50,000 रुपीज तक के अलाउड है. याद रखिएगा, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फॉर असेसी प्लस स्पाउस प्लस डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स सभी मिला के इन टोटल 5,000 है, विच इज कवर्ड इन द ओवरऑल लिमिट ऑफ 25,000. अगर पॉलिसी लमसम पॉलिसी है जिसमें एक से ज्यादा पीरियड कवर हो रहा है, तो डिडक्शन जो रहेगा वो प्रोपोर्शनेट हो जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ द पॉलिसी. सो इंडिविजुअल या HUF है, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट कोई भी चल जाएगा. पेमेंट किसी भी मोड में होना चाहिए अदर देन कैश. हाउएवर पेमेंट शैल बी मोड इंक्लूडिंग कैश इन केस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप. इंडिविजुअल, स्पाउस, पेरेंट्स एंड डिपेंडेंट्स, ब्रदर सिस्टर इसमें कवर्ड नहीं है. आपको क्या मिलेगा? और HUF के केस में कोई भी मेंबर को क्या मिल सकता है? डिडक्शन मिल सकता है. सर डिडक्शन कितना मिलेगा? आप देखिए यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट में एरर है. ये है कि 80 CCH इसमें बीच में आ गया है. इसको थोड़ा सा हम अलग करेंगे, तो अलग से बॉक्स में रख दीजिए.
बराबर है। किस चीज के लिए डिडक्शन मिलेगा? मेडिकल इंश्योरेंस के लिए मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम अप्रूव्ड स्कीम के लिए मिलेगा, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए मिलेगा और मेडिकल एक्सपेंसेस ऑन सुपर सीनियर सिटीजन के लिए भी मिल जाएगा। बराबर है। यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में ही सिर्फ क्या अलाउड है मालिक? कैश अलाउड है। मेरा प्लस स्पाउस प्लस डिपेंडेंट चिल्ड्रन एक्चुअल और 25 विच एवर इज लोअर, राइट। पेरेंट्स का अलग से एक्चुअल और 25 विच एवर इज लोअर, HUF के केस में एक्चुअल और 25 विच एवर इज लोअर। बराबर है। चलिए, मेडिकल एक्सपेंसेस ऑन सुपर सीनियर सिटीजन 5000 पे रिस्ट्रिक्टेड है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ओवरऑल हर एसएससी के लिए मिला के 5000 पे रिस्ट्रिक्टेड है। दिस पेमेंट मस्ट बी मेड आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स, यस और नो। फर्दर इफ मल्टीपल ईयर पॉलिसी भी इसके अंदर में क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। बराबर है। तो अगर आप देखेंगे इन अ नटशेल आपके लिए 3 मैक्सिमम लिमिट है, 25,000 खुद का प्लस पेरेंट्स का मिला के 50,000, और अगर दोनों भी जन सीनियर सिटीजन है एसएससी प्लस पेरेंट्स तो ओवरऑल डिडक्शन कहाँ पहुंच जाता है? 1 लाख। वही चीज यहाँ पे फर्दर लिखी हुई है, वो आप देख सकते हैं। इज दैट डन? चलो आते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, 80EEA। ये आपको डिडक्शन देता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का, अगर आपका लोन सैंक्शन हुआ है बिटवीन 2019 टू 2022। सो 2019 टू 2022 के बीच में आपने लोन लिया है। लोन ये लिया है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए, जहां पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 45 लाख, राइट। तो आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा विच इज ओवर एंड अबव कवर्ड इन 24B। तो एसएससी इज इंडिविजुअल, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, इंटरेस्ट ऑन रेसिडेंशियल हाउस, एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन 1,50,000 विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा। लोन सैंक्शन 2019 से 2022 के बीच में होना चाहिए। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 45 lakhs। तो आपको क्या मिलेगा बेटा? डिडक्शन मिलेगा। कितना? एक्चुअल इंटरेस्ट और 1,50,000 विच एवर इज लोअर। रिक्वेस्टिंग यू वापस एक बार ये पूरा चार्ट पढ़ ले फटाक से क्विकली, एंड देन फिर ही आगे बढ़े। डन है मालिक? अब अगर हम लोग नेक्स्ट देखें, ये आता है 80E। याद रखने का तरीका, E से एजुकेशन। देखिए ये जो 80 के आगे E वाली सीरीज है ना, याद रखने के लिए सिंपली बता दूं, अगर 80 के आगे E है मतलब वो इंटरेस्ट ही है। अब वो बस अलग अलग पार्ट में डिवाइड होते जाएगा। जैसे 80E, अगर मान लीजिए आपने कोई एजुकेशन लोन लिया है, एजुकेशन लोन के ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन दैट एजुकेशन लोन इज अलाउड एज डिडक्शन फॉर द 8 असेसमेंट ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ रीपेमेंट। किसका एजुकेशन हो सकता है सर? स्पाउस का हो सकता है, बच्चों का हो सकता है, इनफैक्ट अगर आप किसी के लिए गार्डियन है तो उसका भी एजुकेशन का जो लोन लिया है आपने, उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिल जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ 100%, राइट। सर कौन सा एजुकेशन होना चाहिए? हायर एजुकेशन, दैट इज एनी एजुकेशन आफ्टर SSC। काम खत्म। सो इंडिविजुअल है, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट है, राइट। पे कर रहे हैं, क्या पे कर रहे हैं सर? इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन पे कर रहे हैं। बराबर, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन पे कर रहे हैं। किसके लिए सर? ओन या रिलेटिव के लिए। रिलेटिव में कौन कौन आता है सर? स्पाउस आते हैं, चिल्ड्रन आते हैं, टू हुम एसएससीज गार्डियन आते हैं। लोन किससे लेना है सर? डिडक्शन तभी मिलेगा जब लोन आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, अदरवाइज डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। कितना मिलेगा सर? 100% ऑफ द इंटरेस्ट पेड विल बी अलाउड एज डिडक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ रीपेमेंट एंड 7 ईयर इमीडिएटली सक्सीडिंग द असेसमेंट ईयर। आपको क्या मिलेगा सर? डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं 80EEB। यस, ये सारे डिडक्शन को हमने बहुत डिटेल्ड में भी लिया हुआ है इंक्लूडिंग प्रॉब्लम, आप जा करके फास्ट ट्रैक देख सकते हैं। चार्ट रिवीजन में मेरा ऑब्जेक्टिव है फटाफट आपको टॉपिक को क्या करवा दूं? रिवाइज करवा दूं, ताकि बच्चा एग्जाम से पहले इसे बड़े स्पीड में देख पाए। यस और नो? और चार्ट रिवीजन अगर आप देख रहे हैं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने एटलीस्ट एक बार पढ़ लिया है, नहीं तो आप ये चार्ट रिवीजन मत देखिए क्योंकि फिर ये आपको अदरवाइज बहुत स्पीड लगेगा। तो चार्ट का ऑब्जेक्टिव ये है कम टाइम में जल्दी से हमें कंप्लीट करना है और फटाफट ये क्विकली हो भी जाना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर आते हैं 80EEB। अगर कोई इंडिविजुअल है और क्या लेता है सर? लोन लेता है, लोन लेकर के इलेक्ट्रिकल व्हीकल परचेज करता है तो एक्चुअल इंटरेस्ट पेड और 1,50,000 विच एवर इज लोअर का आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। सो याद रखने का तरीका, EEB एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल,
बराबर है। सो अगर कोई भी असेसी क्या करता है सर, लोन लेता है, लोन किससे लेना है सर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी से लोन लेना है। लोन लेना है 2019 से 2023 के बीच में। इनके पास कोई और अदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल नहीं होना चाहिए। तीन कंडीशन बड़ी क्लियर कर लीजिए। लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी से लेना है, 2019 से 2023 के बीच में लेना है, एंड इनके पास कोई अदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल नहीं होना चाहिए। तो आपको इंटरेस्ट पेड और 1,50,000 का क्या मिले, विच एवर इज लोअर का क्या मिलेगा, डिडक्शन। याद रखिए ये ईवी एक प्योर ईवी होनी चाहिए, हाइब्रिड व्हीकल्स पे कोई डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं एटीसी। वैसे पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए, एटीसीसीई पढ़ना चाहिए, वेयर डिडक्शन अंडर एटीसी, ट्रिपल सी एंड सीसीडी सबसेक्शन 1 तीनों मिला के मैक्सिमम 1,50,000 तक का मिलेगा। इंडिविजुअली भी 1,50,000 तक का मैक्सिमम लिमिट है। तो एटीसी का इंडिविजुअल लिमिट भी 1,50,000 है, और एटीसी प्लस ट्रिपल सी प्लस सीसीडी सबसेक्शन 1 का भी मिला के 1,50,000 ही है। यस अब 80C क्या कवर करता है, याद करिए सर, 80C ही सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स कवर करता है। अगर एसएससी कौन है सर, इंडिविजुअल या एचयूएफ है, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट कोई भी चलेगा, राइट। और अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी प्रिस्क्राइब स्पेसिफिक कमोडिटी के अंदर में जो यहाँ पे मेंशन्ड है, तो आपको ओवरऑल डिडक्शन कितना मिलेगा सर, 1,50,000 रुपीज तक का डिडक्शन मिल जाएगा। याद रखना होगा कि ये इनकम, ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये आप एग्जम्प्ट इनकम से भी कर पाओगे। अनलाइक एटीडी, एटीडी बोलता है इन्वेस्टमेंट मस्ट बी मेड आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स। यहां पे आप अपनी एग्जम्प्ट इनकम से भी करोगे तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। यस डिडक्शन तभी मिलेगा जब आपने एक्चुअली कोई अमाउंट पे करी हो, अदरवाइज अक्रूवल बेसिस पे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। यस चलिए आपको सिर्फ एक काम करना है, आपका स्पेस बचाने के लिए हमने ये इन्वेस्टमेंट इधर ही लिखा हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट की पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे दी हुई है। मोटे मोटे तौर पे क्या क्या कवर होता है देखिए, पहला होता है एलआईसी कवर्ड। अब एलआईसी के केस में क्या हुआ है सर, अमेंडमेंट आया है, और ये अमेंडमेंट मैंने इन डिटेल में कहाँ डिस्कस किया है, टैक्सेशन ऑफ यूलिप एंड एलआईपी में डिस्कस किया है। तो आप देखेंगे चार्ट में ही हमने टैक्सेशन ऑफ एलआईपी और यूलिप डिस्कस किया हुआ है, वहां पे हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करके आ चुके हैं। याद रखिए एलआईसी के केस में जो प्रीमियम है, राइट, अगर पॉलिसी 2012 से पहले ली है, इट शुड नॉट एक्सीड 20% ऑफ सम अश्योर्ड, राइट। 2012 से 2013 के बीच में 10% ऑफ सम अश्योर्ड, 2013 के बाद नॉर्मल एसएससी 10% ऑफ सम अश्योर्ड, हैंडीकैप एसएससी 15% ऑफ सम अश्योर्ड। यस आपका इससे ऊपर एलआईसी का प्रीमियम नहीं जाना चाहिए, ये आपको क्या करना है, याद रखना है। बाकी तो मेन वही सारे कवर हो जाएंगे इसके अंदर में। कौन कौन से, आपने ट्यूशन फीस पेड करी है इंडिया में, आरपीएफ में इन्वेस्टमेंट किया है, एसपीएफ में इन्वेस्टमेंट किया है, एनएससी एनएसएस के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया है आपने, प्रिंसिपल ऑफ हाउसिंग लोन, हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल कंपोनेंट जो है उसका डिडक्शन आपको यहीं पे मिल जाएगा। सुकन्या समृद्धि स्कीम या टीयर 2 पेंशन स्कीम में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उसका डिडक्शन आपको यहीं मिल जाएगा। यस एक लिस्ट फटाक से एक बार इस लिस्ट को आप गो थ्रू कर लीजिए। देखिए ये लिस्ट है, ये यहाँ से कनेक्टेड है और ये इसके आगे यहाँ से कनेक्टेड है। ये लिस्ट को एक बार अच्छी से देख लीजिए। 80EE जो है इसको बाजू रखा गया है ताकि आपका एक पेज कम हो जाए स्पेस कंस्ट्रेंट के लिए। तो ये लिस्ट को आप एक बार फटाक से पढ़ लीजिए, फिर ही इस वीडियो में आगे जाइए। मोटे मोटे तौर पे पढ़ना है सर, बहुत ज़्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट में आप फाइनल में है तो इतना आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आपको एटीसी का लिस्ट वैसे ही याद हो, राइट। इतना तो मतलब आपसे एक्सपेक्टेड है, इतना आर्टिकलशिप में आपने जरूर किया होगा, राइट। तो इस लिस्ट को आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। मोटे मोटे तौर पे वो एलआईसी, ट्यूशन फीस, प्रिंसिपल ऑफ हाउसिंग लोन, आरपीएफ, एसपीएफ, एसईएफ, 5 साल का एफडी, ये सब ही इसके अंदर में कवर हो रहा है। इतना लिस्ट याद रख लो, बाकी आपको कोई डिटेल लिस्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। यस करो फटाक से। डन सर, चेक कीजिए। अब आता है 80CCC। आप जानते हैं इंडिविजुअली भी इस सेक्शन की लिमिट 1,50,000 है, ओवरऑल लिमिट भी 1,50,000 है। याद रखने का बड़ा सिंपल तरीका, 80CCC LIC, LIC के पेंशन फंड में अगर एसएससी इंडिविजुअल है, इन्वेस्ट करता है, तो आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। इंडिविजुअली 1,50,000, ओवरऑल 1,50,000, बराबर है। सो एसएससी इज इंडिविजुअल, assessee is individual,
LIC के एन्युटी प्लान में इन्वेस्टमेंट करता है 1,50,000 और एक्चुअल विच एवर इज लोअर का क्या मिलेगा सर, डिडक्शन मिलेगा। आते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। नेक्स्ट सेक्शन इज ATCCD। बेटा ATCCD के तीन पार्ट है, ATCCD 1, ATCCD 1B, जो दोनों भी बात करते हैं ओन कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय की, और ATCCD 2 जो बात करता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द प्रोविडेंट फंड की। तो ध्यान से सुनिएगा, प्रोविडेंट फंड बोल रहा हूं, अदर स्कीम, अदर पेंशन स्कीम की। तो ATCCD 1 बात करता है अगर क्या हुआ है, एम्प्लॉय ने या सेल्फ एम्प्लॉय ने पेंशन स्कीम के अंदर में कंट्रीब्यूट किया है, एम्प्लॉय ने या सेल्फ एम्प्लॉय ने पेंशन स्कीम के अंदर में कंट्रीब्यूट किया है। इन केस ऑफ एम्प्लॉय 10% ऑफ सैलरी इज अलाउड एज डिडक्शन। इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम विल बी अलाउड एज डिडक्शन। तो इस सेक्शन में बेनिफिट एम्प्लॉय प्लस सेल्फ एम्प्लॉय दोनों को मिलेगा, एम्प्लॉय इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यस, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पेंशन स्कीम में, इनफैक्ट अटल पेंशन योजना में भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अलाउड एज डिडक्शन। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, या सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, 10% ऑफ सैलरी, अदर इंडिविजुअल है 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। यहाँ सैलरी का मतलब बेसिक प्लस DA फॉर रिटायरमेंट होगा, बराबर है। तो अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है पेंशन स्कीम के अंदर में, मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी विल बी अलाउड एज डिडक्शन। अगर ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, मैक्सिमम 20% ऑफ GTI विल बी अलाउड एज डिडक्शन। फर्दर ATCCD 1B के अंदर में एक्सेस कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिलेगा। देखिए ATC प्लस CCC प्लस CCD सबसेक्शन 1, ये तीनों मिला के हो गया 1,50,000, बराबर है। एडिशनल 50,000 तक का और डिडक्शन मिल सकता है ATCCD 1B ऑफ ओन कंट्रीब्यूशन, बराबर है। सो एडिशनल डिडक्शन ऑफ 50,000 शैल बी अलाउड अदर देन द कंट्रीब्यूशन कवर्ड इन ATCCD 1। इसे कुछ ऐसे समझिए, मान लीजिए आपका ग्रॉस टोटल इनकम 5,60,000 है और आपका आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो 20% ऑफ GTI होता है 1,12,000, वेराज आपका ओन कंट्रीब्यूशन सपोज 1,40,000 है। अब यहां पे अगर आप देखेंगे 5,60,000 का 20% तो आपको मिल जाएगा ATCCD 1 के अंदर में। अब आपको 50,000 तक का एडिशनली अलाउड है 1B के अंदर में। अब 1,40,000 माइनस 1,12,000, 28,000 का मैक्सिमम अप टू 50,000 डिडक्शन मिल सकता है ATCCD 1B के अंदर में। तो ATCCD 1B ओन कंट्रीब्यूशन का ही डिडक्शन देता है ओवर एंड अबाउ ATCCD 1। यानी क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, ओन कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन अंडर ATCCD कैन रीच अप टू 2 लाख, 1,50,000 इन ATCCD 1 प्लस 50,000 इन ATCCD 1B। समझ में आया? फर्दर ATCCD 2 में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिलता है। चार्ट में यहाँ पे थोड़ा सा अमेंड करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय के बिहाफ पे क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, किसमें बेटा, पेंशन स्कीम के अंदर में, तो उसका डिडक्शन मिलेगा। अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है तो 14% ऑफ सैलरी, अदर एम्प्लॉयर है तो 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी विल बी अलाउड एज डिडक्शन। यस, चलिए ATC प्लस CCC प्लस CCD एक बार फटाक से अभी पढ़िए, फिर ही इस वीडियो को आगे देखिएगा। डन है बेटा? चलिए आते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर में ATEE। ATE अगेन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की बात करता है। अगर एसएससी इंडिविजुअल है, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, ई है मतलब इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल रहेगा, राइट। अगर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है फॉर द पर्पस ऑफ हाउसिंग लोन, देखिए पहले ATEE आया था और इसके बाद ATEEA आया था। ATEE उन लोन्स पे एप्लीकेबल है जो हाउसिंग लोन आपने 16-17 में पास करवाया है, दैट इज 16-17 में पास करवाया है, बराबर है। एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और 50,000 विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा एंड ओनली इंटरेस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन, नॉट द प्रिंसिपल कंपोनेंट। लोन बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही लेना है, राइट। परचेज प्राइस ऑफ द हाउस मस्ट नॉट एक्सीड 50 लाख, लोन मस्ट बी सैंक्शन बिटवीन 16-17 एंड लोन अमाउंट मस्ट बी अप टू 35 लाख, और आपका ये ओनली रेसिडेंशियल हाउस होना चाहिए, इसके अलावा नहीं होना चाहिए। चलो कम ऑन वंस अगेन, लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है,
परचेज प्राइस ऑफ द हाउस 50 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, लोन का वैल्यू 35 लाख रुपीस से ऊपर नहीं होना चाहिए, लोन 16-17 में अप्रूव होना चाहिए और आपके पास इसके अलावा कोई और घर नहीं होना चाहिए। तो 24B दैट इज HP से जो आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है वो मिलता रहेगा। यहां पे एडिशनल 50,000 का आपको डिडक्शन मिलेगा। एक बार यहां पे प्लीज चेक कर लीजिए, 80EE तभी एप्लीकेबल है जब लोन 16-17 में पास हुआ है। मान लीजिए लोन अगर 2019 से 2022 के बीच में पास हुआ है तो 80EEA का आपको क्या करना है, डिडक्शन लेना है। बोथ ऑफ दिस सेक्शन आर इन एडिशन टू 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो आप हाउस प्रॉपर्टी से लेते हो उसमें। क्लियर है मालिक? चलो जी, नेक्स्ट एक और सेक्शन पे आते हैं 80DDB। याद रखने का बड़ा सिंपल तरीका, डरावनी बीमारियां, राइट। अगर असेसी खर्चा करता है ऑन द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड डिसीज, अगर असेसी खर्चा करता है ऑन द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड डिसीज, वो सारे डिसीज जो रूल 11D के अंदर में लिखे हुए हैं, बराबर है, जिस पे खर्चा किया अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं है तो एक्चुअल और 40,000 विचएवर इज लोअर, जिस पे खर्चा किया स्पेसिफाइड डिसीज के लिए अगर वो सीनियर सिटीजन है एक्चुअल और 1 लाख विचएवर इज लोअर का आपको क्या मिलेगा मालिक, डिडक्शन मिलेगा। कौन कौन कवर है? इंडिविजुअल कवर है, स्पाउस पेरेंट्स कवर्ड है, चिल्ड्रंस कवर्ड है, ब्रदर सिस्टर भी कवर्ड है। तो मान लीजिए कैंसर होता है, एड्स होता है, हार्ट अटैक आता है, या ऐसे सारे बड़े बड़े डरावनी बीमारियों के लिए अगर आप खर्चा करते हैं, जिस पे खर्चा किया अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं है एक्चुअल और 40,000 विचएवर इज लोअर, जिस पे खर्चा किया वो सीनियर सिटीजन है एक्चुअल और 1 लाख विचएवर इज लोअर का क्या मिलेगा बेटा, डिडक्शन मिलेगा। क्लियर है मालिक? देखिए 80CCH को छोड़ करके हमने सारे डिडक्शन को अब तक के कंप्लीट कर दिया अगले 2 पेजेस के अंदर में। एक बार चेक कर लो, बराबर है। 80CCH में जानबूझ करके पेंडिंग रखा है। बढ़ते हैं आगे, अब कुछ इनकम बेस्ड डिडक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट इनकम बेस्ड डिडक्शन है बेटा 80JJA। याद रखने का तरीका, जंक जा, याद रखिए ये इनकम बेस्ड डिडक्शन है। इफ द असेसी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ पावर जनरेशन, producing biofertilizer, biopesticides, producing biogas, pellets, etc. For the first 5 years, 100% of the profit from this business will be allowed as deduction. तो ये इनकम बेस्ड डिडक्शन है। अगर एसएससी इन बिजनेस में है, इन बिजनेस से अगर रेवेन्यू आ रहा है, पहले 5 साल 100% प्रॉफिट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। इनकम बेस्ड डिडक्शन, बराबर है। नेक्स्ट आता है अगेन इनकम बेस्ड डिडक्शन 80PA। प्रोड्यूसर कंपनी, अगर एसएससी फार्म प्रोड्यूसर कंपनी है जो इनकम कमा रही है 3 एक्टिविटी से, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, परचेस ऑफ एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स, प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फॉर इट्स मेंबर, फॉर द फर्स्ट 5 years 100% विल बी अलाउड एज डिडक्शन। सो एसएससी इज अ फार्म प्रोड्यूसर कंपनी, इनकम जनरेट कर रही है मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से, या एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स, सीड्स, लाइफ स्टॉक परचेस करके कोई इनकम जनरेट कर रही है, प्रोसेस कर रही है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को और उससे कोई इनकम जनरेट कर रही है। फॉर द फर्स्ट 5 years 100% प्रॉफिट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। कुछ कंडीशन है जो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहला, ये कंपनी कौन होनी चाहिए? प्रोड्यूसर कंपनी होनी चाहिए। द टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 100 करोड़। इट इज एंगेज्ड इन स्पेसिफाइड एक्टिविटी, दैट इज दीज 3 एक्टिविटीज, एंड राइट कमेंस द बिजनेस आफ्टर 2019 बट बिफोर 2025। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, पहले 5 साल 100% प्रॉफिट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। नाउ ऑनेस्टली फ्रेंड्स, 80JJA and 80PA are generally not asked in the examination. Generally they are not asked in the examination, but आपको तो पता है दिया है तो हमारी जिम्मेदारी है इसको क्या करना, कंप्लीट करना। Yes or no? आप देख सकते हैं हम लोग फटाफट डिडक्शंस पढ़े जा रहे हैं। 3 पेजेस के अंदर तो मालिक पूरा चार्ट में आपका क्या कवर हो गया, डिडक्शंस ही कवर हो गया, बराबर है। आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, नेक्स्ट डिडक्शन के ऊपर आते हैं। अगेन एन इनकम बेस्ड डिडक्शन, अगेन एन इनकम बेस्ड डिडक्शन 80QQB। सर्च ऑन द चार्ट 80QQB। याद रखने का सिंपल तरीका, क्यों आखिर क्यों ये बुक्स बनाई, कैसे याद रखोगे, क्यों आखिर क्यों ये बुक्स बनाई। इफ द असेसी इज इंडिविजुअल, रेसिडेंट एंड ऑर्थर और अ को-ऑर्थर, ऑर्थर और अ को-ऑर्थर, इनको अगर रॉयल्टी मिल रही है बाय सेलिंग द बुक्स,
अब रॉयल्टी दो तरीके से मिल सकती है, एक लमसम रॉयल्टी होती है, दूसरा बुक सेलिंग पे रॉयल्टी होती है। मान लीजिए अगर मेरा ही बुक मैं किसी को पब्लिश करने दे देता हूं, एक होता है या तो वो मेरे को लमसम पैसा दे देगा पूरा का पूरा, अगर लमसम पैसा दे दिया तो एक्चुअल और 3 लाख विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा। अगर लमसम पैसा दे दिया तो एक्चुअल और 3 लाख विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिल जाएगा। अब दूसरा होता है जो बड़े ऑर्थर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, जितना बुक सेल होगा इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, रॉयल्टी लेंगे, बराबर है। अगर मान लीजिए लमसम ना देके एन्युटी में मिल रहा है, मतलब जितनी बुक सेल होगी उतना आपको रॉयल्टी मिल रहा होगा, तो मैक्सिमम 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड का ही डिडक्शन मिलेगा। मैक्सिमम 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड का ही क्या मिलेगा, डिडक्शन। सो इफ यू हैव रिसीव्ड द रॉयल्टी, लमसम, एक्चुअल और 3 लाख विच एवर इज लोअर, नॉट लमसम, मैक्सिमम 15% ऑफ वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड का ही आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। सो असेसी इज इंडिविजुअल, रेसिडेंट, ऑर्थर। लमसम है तो एक्चुअल और 3 लाख विच एवर इज लोअर, और लमसम नहीं है तो मैक्सिमम अप टू 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड। यस, पहला आपको क्या लेना होगा सर, सर्टिफिकेट लेना होगा ऑफ रॉयल्टी रिसीव्ड, जो पे कर रहा है उससे ये सर्टिफिकेट लिया जाता है फॉर्म 10 CCD के अंदर में। दूसरा, मान लीजिए यही रॉयल्टी अगर आप आउटसाइड इंडिया अर्न कर रहे हैं तो फाइनेंशियल ईयर एंड होने से विद इन 6 मंथ के अंदर में आपको ये पैसा इंडिया में लाना होगा। आपका डिडक्शन मैक्सिमम उतने अमाउंट पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा जितना पैसा आपने इंडिया में लाया है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मान लीजिए यू अर्न रॉयल्टी 2,90,000 इन फॉरेन रॉयल्टी फ्रॉम बुक्स, बट यू ब्रॉट इन इंडिया 2,30,000 only. The maximum deduction will be restricted to 2,30,000. Yes, amount brought in India into convertible foreign exchange within 6 months from the end of financial year. इसके ऊपर आपका जो नया मॉड्यूल आया है इसके ऊपर एक प्रॉब्लम भी है, कंफर्म कीजिएगा, बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा है कि शायद आपके अटेम्प्ट में ये पूछ लिया जा सके। So if royalty is earned outside India, deduction is allowed only if such royalty is brought into India in convertible forex within 6 months from the end of previous year or time allowed by RBI. Again income based deduction, एक और इनकम बेस्ड डिडक्शन है 80 RRB। अगेन ये भी रॉयल्टी पे वर्क करता है, रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स। मान लीजिए एसएससी इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है और पेटेंटी है, रजिस्टर्ड पेटेंटी है, आपको क्या मिल रहा है सर, रॉयल्टी मिल रहा है पेटेंट्स के ऊपर, एक्चुअल इनकम अर्न और 3 लाख विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा, बराबर है। यही अगर फॉरेन से आप अर्न कर रहे हैं तो ऐसे केस में जितना पैसा आप विद इन 6 मंथ इंडिया में ला पाए और 3 लाख विच एवर इज लोअर का आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। तो जितना पैसा इंडिया में लाया और 3 लाख विच एवर इज लोअर इंडिया से ही रिसीव हुआ है तो एक्चुअल इनकम और 3 लाख विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा। वेल ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये जितने भी इनकम बेस्ड डिडक्शन आपने मेरे साथ पढ़े ना, 80 QQB, 80 RRB, 80 JJA, 80 PA, ये जनरली आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता, जनरली आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता। क्लियर है? आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, 80M। नेक्स्ट डिडक्शन पे चलते हैं 80M। ये डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है। ये डिडक्शन किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है। अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है हु इज रिसीविंग डिविडेंड फ्रॉम अनदर इंडियन कंपनी और फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी और फ्रॉम अ बिजनेस ट्रस्ट, और ये डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है। आई रिपीट अगेन, कोई डोमेस्टिक कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी को क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है। किससे मिल रहा है बेटा, कोई इंडियन कंपनी से, किसी फॉरेन कंपनी से या फिर किसी बिजनेस ट्रस्ट से, और ये डोमेस्टिक कंपनी क्या करती है, डिविडेंड पे भी कर देती है, तो डिडक्शन मिलेगा डिविडेंड रिसीव्ड और डिविडेंड पेड बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग आर 1 मंथ बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ROI। सीधे शब्दों में डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड पेड विच एवर इज अर्लियर। अभी जो डिविडेंड पेड है ये कब तक होना चाहिए, 1 मंथ प्रायर टू द डेट ऑफ फाइलिंग ROI। यस और नो, राइट? या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, डिविडेंड पेड बिफोर द ड्यू डेट, यस, विच एवर इज अर्लियर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। सो डिविडेंड पेड बिफोर द ड्यू डेट होना चाहिए, आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। ड्यू डेट ऑफ व्हाट, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ROI, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ROI। चलिए अगर आप चार्ट देखेंगे, वापस यहाँ पे 80 PA रिपीट हुआ है, आप प्लीज इसे कट कर दीजिए। यहाँ पे 80 CCH भी रिपीट हुआ है, आप इसे प्लीज कट कर दीजिए। यस, तो तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है, डबल डबल हुआ है। ये जो केसेस है अगर आप देखेंगे, ये 2 केस लॉ मैंने दे रखे हैं, राइट? बस एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, बस एक बार क्या करना है, गो थ्रू करना है, राइट? कम टू
नेक्स्ट, चलिए डिडक्शंस में आगे बढ़ते हैं। डिडक्शंस में हम लोग ऑलरेडी क्या देख रहे हैं बेटा, इनकम बेस्ड डिडक्शन देख रहे हैं, बराबर है। अब आइए इधर एक और सेक्शन के ऊपर चलते हैं, 80JJAA। यस, याद रखने का बड़ा सिंपल तरीका है, जा जा आ। Section talks about new employment. Section talks about new employment. New employment in what? New employment in the organization. Section किसके ऊपर applicable है? Section applicable है उन assessees के ऊपर who are liable to tax audit. So अगर assessee liable to tax audit है और new employee hire करता है, right, and उसके wages का 30% will be allowed as deduction. मतलब salary का जो deduction मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा while computing PGBP. यहाँ पे हम उसका additional deduction देंगे while computing total income. So अगर एसएससी टैक्स ऑडिट में कवर है और ये न्यू एम्प्लॉय रखता है तो न्यू एम्प्लॉय का क्या मिलेगा बेटा, डिडक्शन मिलेगा। कितना? 30% ऑफ देयर वेजेस ऑफ अ न्यू रेगुलर वर्कमैन, बराबर है। अच्छा, अब यहाँ पे देखने लायक चीज़ क्या है, वैसे मैं आपको बता दूँ ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखने लायक चीज़ क्या है, न्यू वर्कमैन की डेफिनेशन, क्योंकि इंस्टीट्यूट यही घुमाएगा। सो एसएससी कौन होना चाहिए, हु इज कवर्ड इन टैक्स ऑडिट, वो इसके अंदर में कवर्ड होना चाहिए। डिडक्शन कितना मिलेगा, 30% ऑफ द एडिशनल वेज पेड टू अ न्यू रेगुलर वर्कमैन। कितने साल तक का डिडक्शन मिलेगा, फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। एक बात याद रखनी होगी, तीनों सालों में क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, तभी आपको डिडक्शन मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट ईयर में आपने रखा और देन 3 साल तक के उनके सैलरी का डिडक्शन मिल रहा है, नहीं। दोनों कंडीशन सैटिस्फाई होनी चाहिए, न्यू एम्प्लॉय भी रखने हैं एंड उनका वेजेस जो रहेगा इसके ऊपर आपको डिडक्शन मिलेगा। न्यू एम्प्लॉय में कुछ लोग नहीं आते, दैट इज न्यू रेगुलर वर्कमैन डू नॉट इंक्लूड। पहला, एम्प्लॉय हुज टोटल रेम्यूनरेशन एक्सीड 25,000 पर मंथ। अगर एम्प्लॉय का जो रेम्यूनरेशन है वो 25,000 पर मंथ के ऊपर जा रहा है तो ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला। सेकंड, हुज एंटायर कंट्रीब्यूशन इज पेड बाय गवर्नमेंट अंडर द पेंशन स्कीम। जिसके पेंशन स्कीम के अंदर में कंट्रीब्यूशन कौन दे रहा है बेटा, गवर्नमेंट दे रहा है। एम्प्लॉय हु हैज वर्कड फॉर लेस देन 240 डेज एंड लेस देन 150 डेज इन अपीरल, फुटवेयर एंड लेदर इंडस्ट्री। तो अपीरल, फुटवेयर, लेदर इंडस्ट्री में एटलीस्ट उसने 150 डेज के ऊपर काम करना चाहिए तो ही वो एलिजिबल एम्प्लॉय होगा, एंड अदर सेक्टर के अंदर में एटलीस्ट उसने 240 डेज से ज्यादा कम करना चाहिए तभी वो एलिजिबल एम्प्लॉय होगा। सो अगर एम्प्लॉय ने 240 डेज से कम या 3 इंडस्ट्री में 150 डेज से कम काम किया है तो उसके बेनिफिट नहीं मिलने वाला। एम्प्लॉय हु डू नॉट पार्टिसिपेट इन आरपीएफ, अगर वो पीएफ में पार्टिसिपेट नहीं करता तो वो एलिजिबल एम्प्लॉय नहीं है, बराबर है। सो लेट अस गिव यू एन एग्जांपल। मान लीजिए हम लोगों ने 350 एम्प्लॉय रखा है, जिसमें से क्या हुआ है भैया, 100 पार्टिसिपेट नहीं करते आरपीएफ में तो वो आपको माइनस कर देने हैं, बचे 250 में से मान लो 50 का क्या है, सैलरी 25,000 से ऊपर जा रहा है तो आपको उसको भी माइनस कर देना है, बचे 200 जो रहेंगे ये एलिजिबल एम्प्लॉय होंगे, इनकी सैलरी का 30% क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। यस और नो? कुछ फर्दर कंडीशन है जो आपको सेटिस्फाई करनी है। पॉइंट नंबर 1, ये जो बिजनेस होना चाहिए ये न्यू बिजनेस होना चाहिए, ये स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन से नहीं आना चाहिए। यस, स्प्लिटिंग अप या रिकंस्ट्रक्शन से नहीं होना चाहिए, ये न्यू बिजनेस होना चाहिए। हालांकि अगर ये बिजनेस रिकंस्ट्रक्ट हुआ है अंडर सेक्शन 33B तो आपको ये एज गुड एज न्यू बिजनेस मानना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे ये न्यू बिजनेस अंडर 33B क्या है। मान लीजिए अगर कोई भी बिजनेस फ्लड, टाइफून, अर्थक्वेक, सिविल वॉर, एक्शन ऑफ एनिमी, इनके कारण डिस्ट्रक्ट हो गया था और 3 साल के अंदर में ये क्या हो गया बेटा, वापस रिवाइव हो गया, तो लॉ इसे एज गुड एज न्यू बिजनेस मानता है, तो वो बेनिफिट ले पाएंगे, न्यू बिजनेस बेनिफिट ले पाएंगे। बाकी रिकंस्ट्रक्शन अमलगमेशन के थ्रू आया होगा तो ये बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। यस और नो? सेकंड राइट, दूसरा, एसएससी को फर्निश करना होगा अलोंग विद रिटर्न ऑफ इनकम अ रिपोर्ट फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कि भैया इसका जो कैलकुलेशन है इसको सर्टिफाई करवा के चार्टर्ड अकाउंटेंट से क्या करना होगा, रिपोर्ट लेना होगा। बिजनेस शुड नॉट बी एक्वायर्ड बाय एसएससी बाय वे ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम अनदर पर्सन और बाय वे ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, दैट इज अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन, कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू एलएलपी और कन्वर्जन ऑफ प्रोप्राइटर इनटू कंपनी, इसके तहत नहीं होना चाहिए। यस, अच्छा जी सर। सो आपको क्या मिलेगा सर, डिडक्शन मिलेगा कितना बेटा, 30% ऑफ द एडिशनल वेजेस ऑफ अ न्यू रेगुलर वर्कमैन। क्लियर है मालिक? तो दैट वाज 80JJAA। इसके ऊपर मॉड्यूल में एक प्रॉब्लम सॉल्व दिया हुआ है, सर जरूर सॉल्व कीजिएगा। हमने रेगुलर और फास्ट ट्रैक दोनों में इसके प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं, बराबर। नेक्स्ट एक और आता है 80LA। 80LA-JJAA ये वो बेनिफिट है जो आपको डिफॉल्ट स्कीम में भी मिल जाएंगे। अब 80LA किस बारे में बात करता है, अगर कोई शेड्यूल्ड बैंक है, राइट, ये कहाँ सिचुएटेड है, SEZ में ऑपरेट कर रहे हैं तो इनको प्रॉफिट का 100% डिडक्शन मिलेगा।
चेक करिएगा। एन असेसी बीइंग अ शेड्यूल्ड बैंक और एनी बैंक इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर एनी लॉ ऑफ अ कंट्री आउटसाइड इंडिया, मतलब फॉरेन बैंक, एंड हैविंग एन ऑफशोर बैंकिंग यूनिट इन एसीजेड, इनके पास एक यूनिट कहाँ सिचुएटेड है, एसीजेड में सिचुएटेड है, एंड इनकम रिफर टू इन सबसेक्शन 2, और इस तरीके से कोई इनकम आ रही है तो 100% डिडक्शन मिलेगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1423। फर्दर, इन केस ऑफ अ यूनिट सिचुएटेड इन आईएफएससी को अगर कोई भी इनकम आती है जो सबसेक्शन 2 में दिया है, इनको भी क्या मिलेगा सर, 100% डिडक्शन मिलेगा फॉर 10 ईयर्स आउट ऑफ 15 ईयर्स। तो अगर आपका यूनिट कहाँ सिचुएटेड है बेटा, ये यूनिट आपका आईएफएससी में से भी सिचुएटेड है, तो 15 ईयर्स में से 10 ईयर्स तक का आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। दैट टू कितना बेटा, 100%, बराबर है। इनकम कैसे आनी चाहिए, इनकम शैल बी फ्रॉम द इनकम ऑफ एन ऑफशोर बैंकिंग यूनिट इन एसीजेड, कोई ऑफशोर बैंकिंग यूनिट से कोई इनकम आ रही है। फ्रॉम बिजनेस रिफर टू इन सेक्शन 6 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग एक्टिविटी से कोई इनकम आ रही है। फ्रॉम अ यूनिट ऑफ आईएफएससी सिचुएटेड इन एसीईजेड, अ यूनिट ऑफ आईएफएससी फ्रॉम इट्स बिजनेस फॉर विच इट हैज बीन अप्रूव्ड फॉर सेटिंग अप इन सच अ सेंटर इन एसीजेड, या फिर ट्रांसफर ऑफ एसेट बीइंग एन एयरक्राफ्ट और अ शिप से आ रही है विच हैज बीन लीज्ड बाय अ यूनिट इन आईएफएससी, उससे भी कोई इनकम आ रही है तो आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। सो अगर एयरक्राफ्ट या शिप लीज पे दिया है फ्रॉम आईएफएससी, इससे भी कोई इनकम जनरेट हो रही है तो भी क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80LA। तो सिंपल है, 80LA का बेनिफिट किसको मिलेगा, शेड्यूल्ड बैंक या बैंकिंग यूनिट जो कहाँ सिचुएटेड है, एसीजेड, या यूनिट सिचुएटेड है आईएफएससी के अंदर में, तो आपको 100% ऑफ द इनकम जो जनरेट हो रही है इन एक्टिविटी से, इनको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। क्लियर है मालिक, राइट। साथ साथ में आपको एक और बात बता दें, इस सेक्शन में बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आप रिटर्न ऑफ इनकम के साथ क्या नहीं करते, एक रिपोर्ट सबमिट नहीं कर देते चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाई करते हुए कि हाँ ऑल कंडीशंस जो दी गई है रूल्स के अंदर में वो सेटिस्फाई हो रही है, और आपको परमिशन देनी होगी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत जो सर्टिफिकेट मिला होगा ये भी आपको क्या करना होगा, सबमिट करना होगा, तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं। वेल हम सब जानते हैं नए ITRs के अंदर में हमें कोई डॉक्यूमेंट्स एज सच अटैच करने की जरूरत नहीं होती, पर अगर एओ ने इन्फॉर्मेशन मंगाया तब आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, नहीं तो एओ असेसमेंट करते वक्त क्या कर देगा, डिडक्शन डिसअलाउ कर देगा। याद आ रहा है मालिक। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, 80GG के ऊपर। 80GG ये डिडक्शन देता है इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड, ये डिडक्शन देता है इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड। मान लीजिए असेसी इंडिविजुअल है, रेसिडेंट भी चलेगा, नॉन रेसिडेंट भी चलेगा, बराबर है। अगर ये क्या करता है, रेंट पे करता है तो इसको डिडक्शन मिलेगा कितना, लोअर ऑफ 5000 पर मंथ, 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम एंड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम का डिडक्शन मिलेगा। चलो कम ऑन वापस से, अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो डिडक्शन मिलेगा, डिडक्शन इज लोअर ऑफ 3 थिंग, पहला 5000 पर मंथ, दूसरा 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, और तीसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकलेगा सर, बड़ा सिंपल है, ग्रॉस टोटल इनकम में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस कर दो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तभी माइनस करना जब वो 111A के अंदर में होगा, और जितने डिडक्शन 80C to 80U लिए हैं एक्सेप्ट 80GG वो हटा देना है, बन जाएगा आपका एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम का 25% या रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम एंड 5000 पर मंथ, इन तीनों में से जो भी लोअर रहा वो आपको क्या मिलेगा सर, डिडक्शन मिलेगा, बराबर है। फर्दर सेक्शन में बेनिफिट लेने के लिए आपको कुछ बातें याद रखना होगा। पहला, आपने HRA का क्लेम नहीं लेना है, बराबर। दूसरा, देयर शुड बी नो हाउस एट द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जहां आपका एम्प्लॉयमेंट है वहां आपका घर नहीं होना चाहिए। आपने एक डिक्लेरेशन देना है फॉर्म 10B(A) के अंदर में, और असेसी ने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का बेनिफिट नहीं लेना है व्हाइल कंप्यूटिंग HP, क्योंकि अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड का बेनिफिट ले रहे हैं तो आपने रेंट पे किया ही नहीं होगा, ये तो कॉमन सेंस है। तो आपने SOP का बेनिफिट नहीं लेना है, HRA का बेनिफिट नहीं लेना है, जहां आपका एम्प्लॉयमेंट है वहां आपका कोई घर नहीं होना चाहिए, और आपने क्या किया होगा, एक डिक्लेरेशन सबमिट किया होगा, तो आपको डिडक्शन मिलेगा लोअर ऑफ 5000 पर मंथ, 25% ऑफ अति, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ अति का डिडक्शन मिलेगा। दैट वाज योर 80GG। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 80GG इतना रेलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है 80GGA, याद रखने का तरीका, ग्राम ग्रामीण एडवांसमेंट। अब जरा बात समझिएगा, अगर असेसी कौन होता, बिजनेसमैन होता, तो साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर का डिडक्शन वो सेक्शन 35 में लेता है, और रूरल डेवलपमेंट के लिए जो उसने डोनेशन दिया है, नेशनल अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड एंड ऑल, इनको अगर डोनेशन दिया है तो उसका डिडक्शन वो क्लेम करता है सेक्शन 35 CCA के अंदर में, बराबर है।
तो चलिए वापस से, अगर एसएससी बिजनेसमैन है तो साइंटिफिक रिसर्च का डिडक्शन 35 में क्लेम करता है और रूरल डेवलपमेंट का डिडक्शन वो 35 सीसीए के अंदर में क्लेम करता है। अब अगर मान लीजिए एसएससी बिजनेसमैन नहीं है और यही दोनों खर्चे करता है, मतलब डोनेशन देता है साइंटिफिक रिसर्च के लिए या डोनेशन देता है फॉर नेशनल अर्बन रूरल पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड्स के लिए या नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट के लिए, तो इन्हीं दो चीज का डिडक्शन फिर 80 जीजी में आता है। तो बिजनेसमैन है तो 35 सीसीए, बिजनेसमैन नहीं है पर सिमिलर तरीके के डोनेशंस दे रहे हो 80 जीजीए के अंदर में कवर हो जाओगे। क्लियर है मालिक? सो एसएससी नॉट हैविंग पीजीबीपी इनकम, क्योंकि पीजीबीपी इनकम रहेगा तो 35 या 35 सीसीए में जाएगा, राइट? ये क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशंस को जो अप्रूव्ड होंगे, राइट? इस यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूशन को जो अप्रूव्ड होंगे, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को देता है फॉर रूरल डेवलपमेंट या सम पे करता है नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट को 100% डिडक्शन मिल जाएगा, प्रोवाइडेड इफ द अमाउंट एक्सीडिंग 2000 has to be paid, that has to be paid by account pay check, draft ECS और other electronic mode only. yes, तो अगर आप 100% का डिडक्शन लेना चाहते हैं, 2000 रुपए के ऊपर का जितना भी अमाउंट है वो प्रॉपर काय में होना चाहिए, कैश में नहीं होना चाहिए, बेरर चेक से नहीं होना चाहिए। क्लियर है? मान लीजिए आपने किसी को डोनेशन दिया और डोनेशन देने के बाद सीबीडीटी ने उस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट का अप्रूवल विड्रॉ कर लिया, क्या आपको डिडक्शन मिलेगा? देखिए एक ही बात याद रखिएगा, जब आपने कंट्रीब्यूट किया उस टाइम पे अगर ये अप्रूव्ड है तो डिडक्शन बिल्कुल मिल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। सो नो विड्रॉल ऑफ डिडक्शन इवन इफ अप्रूवल इज विड्रॉन। क्लियर है मालिक? चलिए नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर अगर हम लोग आते हैं, आई थिंक दो ही सेक्शन बचे हैं हमारे, एक बचा है ATCCH और दूसरा सेक्शन हमारा बचा है कौन सा बेटा? दूसरा सेक्शन बचा है हमारा ATG। बस ये दो सेक्शन भी अगर हम लोगों ने कर लिया तो आपका जो डिडक्शन चैप्टर है ये भी ओवर हो जाएगा। देखिए और जल्दी से मुझे जरूर कमेंट करके बताइए क्या चार्ट आपको हेल्प कर रहा है जेन्युइनली, जो हम ये मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, पूरा फास्ट ट्रैक आपके लिए फ्री डाला, अमेंडमेंट लेक्चर डाल चुके हैं हम लोग, चार्ट रिविजन आपके लिए डाल रहे हैं ताकि आपका क्विक फटाफट रिविजन हो जाए। क्या ये आपकी जेन्युइनली हेल्प कर रहा है? हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा और अगर हाँ तो प्लीज अपने दोस्तों तक के भी शेयर कीजिएगा। आइए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, डिडक्शन अंडर ATG। जी से याद रखना होगा गिविंग डोनेशंस। जी से कैसे याद रखोगे? ATG गिविंग डोनेशंस। अगर आप डोनेशंस देते हैं सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप डोनेशन दे रहे हैं, आर दीज कवर्ड इन क्वालिफाइंग लिमिट और दे आर नॉट कवर्ड इन क्वालिफाइंग लिमिट। मतलब सबसे पहले ये चेक करना कि क्या आप जो डोनेशन दे रहे हैं ये क्वालिफाइंग लिमिट में कवर्ड है या क्वालिफाइंग लिमिट में कवर्ड नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे चार्ट में आपको मैंने एक पूरी लंबी लिस्ट बना करके दी है कि आप किस किस को डोनेशन दे सकते हैं और यही हमने कॉलम बना करके दिया है क्वालिफाइंग लिमिट में कवर है या नहीं। अगर तुम ध्यान से इस पूरे चार्ट को देखोगे तो तुमको लगभग सिर्फ 6 या 7 आइटम ऐसे दिखेंगे जो क्वालिफाइंग लिमिट में कवर है। चलिए और थोड़ा सा कट करते हैं। देयर आर ओनली 2 थिंग्स व्हिच हैज बीन आस्क्ड, चैरिटेबल ट्रस्ट एंड फैमिली प्रमोशन। ये दो ही क्वालिफाइंग लिमिट में कवर है। तो आप अगर किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन दे रहे हैं तो क्वालिफाइंग लिमिट में आएगा, आप अगर किसी फैमिली प्लानिंग को डोनेशन दे रहे हैं तो क्वालिफाइंग लिमिट में आएगा, अदरवाइज सारे के सारे नॉन क्वालिफाइंग लिमिट में कवर्ड है। और बचे हुए जो 4-5 है वो कभी पूछते भी नहीं। यस, तो लिटिल बिट एग्जाम ओरिएंटेड हमें को रहना होगा, ये बात समझ के चलिएगा। तो ध्यान से सुनिए, एसएससी कौन होना चाहिए? कोई भी एसएससी चलेगा, ऑल एसएससीज आर कवर्ड, बराबर है? ऑल एसएससीज आर कवर्ड, बराबर? यू हैव टू शिफ्ट आउट ऑफ 115 BAC। क्लियर है? फर्दर, डोनेशन इन फॉर्म ऑफ मनी इज ओनली कवर्ड। डोनेशन इन काइंड अगर होता है तो रामावीरा का केस है, वो कहता है कि भैया ये अलाउड नहीं है। डोनेशन जो होना चाहिए 2000 रुपीज के ऊपर अगर है तो अकाउंट पे ही चेक, ड्राफ्ट, TCS या अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही होना चाहिए। तो डोनेशन इन कैश एंड डोनेशन इन बियरर चेक विल नॉट बी अलाउड इफ द अमाउंट एक्सीड 2000, बराबर है? अच्छा, अब अगर आप क्वालिफाइंग लिमिट में कवर नहीं है तो डिडक्शन बड़ा सिंपल है, अमाउंट इनटू परसेंटेज। अमाउंट इनटू परसेंटेज, ये सीधा सीधा क्या आ जाएगा? आपका डिडक्शन आ जाएगा। पर अगर आप क्वालिफाइंग लिमिट में कवर है, क्वालिफाइंग लिमिट में कवर होने वाले 2 आइटम वापस से याद करो, चैरिटेबल ट्रस्ट एंड फैमिली प्लानिंग। ये 2 याद रखो, इसके अलावा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पास्ट सारे पेपर का एनालिसिस निकाल करके सीधा आपके पास रख रहा हूं। क्लियर है? तो सिर्फ 2 चीजें याद रखना, पहला फैमिली प्लानिंग, दूसरा बोलो जल्दी से चैरिटेबल ट्रस्ट। अगर ये 2 आपको दिख रहा है कि डोनेशन इनको किया गया है तो कम ऑन, आपको क्या करना होगा? डिडक्शन विल बी लोअर ऑफ 100% और 50% ऑफ लोअर ऑफ 100% और 50% ऑफ लोअर ऑफ 100%
और 50% ऑफ लोअर ऑफ। अब ये 100 या 50 क्या है? अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पूरे चार्ट को तो कुछ जगह डोनेशंस के 100% डिडक्शन है, वेराज कुछ जगह डोनेशंस के 50% डिडक्शंस है। इसका भी शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगा, कुछ जगह 100% है, कुछ जगह 50% है, प्लीज ध्यान से समझिएगा। तो सर अगर आप देखेंगे 100 या 50 ऑफ लोअर ऑफ एक्चुअल डोनेशन और 10% ऑफ ATI, दैट इज एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम का 10% और एक्चुअल, इन दोनों को कंपेयर करना, विच एवर इज लोअर होगा उसका 100 या 50 डिपेंडिंग अपॉन किसको आपने डोनेशन दिया है, तो चलो एवरीबडी कम ऑन, कम अगेन। NESSE डोनेशन देता है, पहले चेक करो आर दे कवर्ड इन क्वालिफाइंग लिमिट, नॉट कवर्ड इन क्वालिफाइंग लिमिट। इफ दे आर नॉट कवर्ड इन क्वालिफाइंग लिमिट, अमाउंट इनटू परसेंटेज इज सिंपली डिडक्शन, इफ दे आर कवर्ड इन क्वालिफाइंग लिमिट, अगर वो क्वालिफाइंग लिमिट में कवर्ड है तो 100 या 50 ऑफ लोअर ऑफ एक्चुअल और मैक्सिमम लिमिट कितना है? 10% ऑफ ATI, बराबर है 10% ऑफ ATI। यहां पे ATI निकालने का सिंपल तरीका वही, ग्रॉस टोटल इनकम माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस शॉर्ट टर्म इफ इट इज कवर्ड अंडर 111A, ऑल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A एक्सेप्ट 80G। इसका 50 या 100% आपको लेना है, राइट? और 100 कब 50 कब ये देखने लायक चीज है, वो मैं आपको जरूर बताता हूं, ठीक है? जरा ध्यान से सुनना। 100 कब लेना, 50 कब लेना। देखो एक शॉर्टकट मैं आपको बताऊं, शॉर्टकट आप यहां पे स्पेस है वहां लिख सकते हो। अगर कहीं पे भी वर्ड नेशनल आ जाता है, इंटरनेशनल आ जाता है, प्राइम मिनिस्टर आ जाता है, किसी स्टेट का नाम आ जाता है, बराबर है, इन सब केसेस में आपको 100% लेना है। इसके एक आध एक्सेप्शन हो सकते हैं, बट कम ऑन, वी आर नॉट गोइंग टू लर्न दिस होल बिग टेबल, ये नहीं हो सकता। तो जहां जहां पे भी नेशनल लिखा है, इंटरनेशनल लिखा है, प्राइम मिनिस्टर लिखा है, स्टेट लिखा है, चीफ मिनिस्टर लिखा है, इन सब केसेस में स्ट्रेट 100% रहेगा, बराबर है। दूसरा, जहां पे भी चैरिटेबल ट्रस्ट आया जो क्वालिफाइंग लिमिट में कवर्ड होता है, उसके लिए 50% ही आपको मिलेगा। याद रखिएगा, जहां जहां पे भी गांधी एंड नेहरू फैमिली कवर्ड हो रहा है, यहां पे भी 50% ही मिलेगा। तो गांधी और नेहरू फैमिली कवर्ड है तो इसमें भी कितना मिलेगा? 50% मिलेगा। मोटे मोटे तौर पे अगर आपने ये शॉर्टकट याद रख लिया तो लॉजिकली आपको ये पूरा टेबल याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंस्टेड मैं तो आपको ये भी कहूंगा कि आप गांधी नेहरू फैमिली 50%, चैरिटेबल ट्रस्ट 50% याद करो, बाकी सब 100%। बाकी सब क्या है? 100%। इस बड़े टेबल को याद करने का सिंपल सा मैकेनिज्म है, सोचिएगा। तो चलो सेक्शन को फिर से एक बार रिकॉल करते हैं बेटा। सबसे पहले एसएससी कोई भी चलेगा, डोनेशन अगर दे रहे हैं कहां बेटा? इन लिस्ट में से दिए हुए किसी भी आइटम पे पहले चेक करो, आर दे कवर्ड इन क्वालिफाइंग लिमिट, नॉट कवर्ड इन क्वालिफाइंग लिमिट। नॉट कवर्ड इन क्वालिफाइंग लिमिट, अमाउंट इनटू परसेंटेज। परसेंटेज कितना? अगर चैरिटेबल ट्रस्ट को है तो 50, वैसे भी क्वालिफाइंग लिमिट में नहीं है तो चैरिटेबल तो आने नहीं वाला। गांधी नेहरू फैमिली है तो 50, रेस्ट 100%। अगर कवर्ड है क्वालिफाइंग लिमिट में कवर्ड होने वाले 2 आइटम को आपको याद रखने हैं। कौन से 2 आइटम? जल्दी से बोलो। एक फैमिली प्रमोशन वाले को आपको याद रखना है, एक आपको किसको याद रखना है? पहला फैमिली प्रमोशन वाले को याद रखना है, बराबर। और दूसरा आपको याद रखना है किसको बेटा? चैरिटेबल ट्रस्ट को आपको याद रखना है, बराबर। चैरिटेबल ट्रस्ट को आपको याद रखना है 50% पे, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, 80G, जिस ट्रस्ट को आप डोनेशन दे रहे हो उस ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। डिनोवो रजिस्ट्रेशन जो 1/4/2021 से आया था, जिसका पूरा डिटेल हम लोग टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट के अंदर में, दैट इज PCRT के अंदर में हम लोग पढ़ लेंगे। दूसरी चीज अगर आप ये देखेंगे कि जिसने भी डोनेशन दिया है, बराबर है, जिसने भी डोनेशन दिया है, इन ऑर्डर टू क्लेम द डिडक्शन ही मस्ट हैव अ सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट कौन इशू करेगा? यही इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ये क्या करेंगे? सर्टिफिकेट इशू करेंगे। साथ साथ में जिनको डोनेशन मिला है दे हैव टू सबमिट अ रिटर्न टू गवर्नमेंट दैट यस डोनेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम दिस पर्सन। यानी अब क्या होगा? मान लीजिए विजय ने एक्स इंस्टीट्यूट जो अप्रूव्ड है इसको डोनेशन दिया, बराबर है। एक्स इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है विजय को सर्टिफिकेट दे, एक्स इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है रिटर्न सबमिट करे गवर्नमेंट को कि कितनों लोगों से क्या मिला है? डोनेशन मिला है, राइट। तब जाके विजय को क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज विजय को डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। इज दैट डन? चलिए जी, दैट वाज योर 80G। अब आ जाते हैं आई गेस द लास्ट सेक्शन। मैं ऑलमोस्ट सारे के सारे तो देख चुका हूं, एंड दिस वुड बी द लास्ट सेक्शन इन डिडक्शंस। चलो बहुत बढ़िया।
एक नया सेक्शन आया है इस साल, दैट इज 80 CCH। क्या आया है बेटा? 80 CCH। वेल जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं थोड़ा सा स्पेस देख रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं आपको इसको थोड़ा बना के ही दे दूं। अगर मैं बात करूं 80 CCH की, तो 80 CCH के दो पार्ट है, 80 CCH1, 80 CCH2। 80 CCH2 115 BAC में से भी मिल सकता है और ओल्ड स्कीम में से भी मिल सकता है, बराबर है। लेकिन 80 CCH1 का डिडक्शन जो है ये सिर्फ ओल्ड स्कीम में है, नॉट इन न्यू स्कीम। ये सिर्फ ओल्ड स्कीम में है, नॉट इन न्यू स्कीम, बराबर है। अच्छा जी सर, 80 CCH2 बोलता है, 80 CCH2 बोलता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करता है अग्निवीर अग्निपथ स्कीम में, तो आपको इसका डिडक्शन मिल जाएगा कितना बेटा? 100%। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अग्निवीर अग्निपथ स्कीम में कंट्रीब्यूट करता है, इसका डिडक्शन मिल जाएगा 100%। आइए इधर देखिए, वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट, वर्ड देखिएगा सर, वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द अकाउंट ऑफ एसएससी इन अग्निवीर अग्निपर कॉर्पस फंड, इट शैल बी अलाउड एज डिडक्शन टू द एक्सटेंट ऑफ 100%। यस, अब ये डिडक्शन मिल जाएगा चाहे आप ओल्ड स्कीम ले रहे हो चाहे आप न्यू स्कीम ले रहे हो, डजेंट मैटर, ये आपको बिल्कुल मिल जाएगा, बराबर। अब यहां पे हम बात करते हैं ओन कॉन्ट्रीब्यूशन की, बराबर है। अगर आप खुद कंट्रीब्यूट करते हैं अग्निवीर अग्निपथ स्कीम में तो 100% डिडक्शन मिल जाएगा, प्रोवाइडेड यू हैव नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BAC, प्रोवाइडेड यू हैड नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BAC, बराबर है। तो देखो, इफ द एसएससी इज इंडिविजुअल, बराबर है, enrolled in Agnipath scheme, Agniveer Corpus Fund after 1st November 23 has paid or deposited any amount to that contribution, 100% of the sum so paid will be allowed as deduction। नीचे आपको अग्निवीर स्कीम और अग्निवीर कॉर्पस फंड बताया हुआ है, वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं। कंटेंट वाइज क्या याद रखना, राइट, कंटेंट वाइज क्या याद रखना, ये 2 पॉइंट याद रखना, देख लो जल्दी से। यस, डन है मालिक। डन। तो यहां सर आपका डिडक्शन टॉपिक भी खत्म होता है। आई एम श्योर यू वुड लव टू रिवाइज इट अगेन विद इन दिस शॉर्ट टाइम, बिल्कुल नहीं होने वाला, जल्दी से चार्ट रिवीजन के थ्रू फटाफट कर लीजिए। मिलता हूं तब तक के आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, बाय बाय एंड टेक केयर।